सीटेट पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो बड़ा ज़रूर होगा, ठीक है। ये एक तरीके से ईवीएस का मैराथन क्लास रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। कंप्लीट देखिएगा, भले ही आप थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ईवीएस के आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे 2011 से 2019 तक, सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे कंटेंट वाले। और जो पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं उनका बेस होता है एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4, 5 की किताबें। चैप्टर वाइज यहाँ पे हम कंप्लीट कराएंगे। पहले कक्षा 3 के सारे चैप्टर, फिर कक्षा 4 के सारे चैप्टर, फिर कक्षा 5 के सारे चैप्टर, और आपको बताते हुए चलेंगे कि इनमें से क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर, जैसा कि हमने आपको कराना शुरू कर दिया है प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस पेपर, तो वो भी आपको सॉल्व कराया जाएगा और आपको पता चलेगा उसको देख करके कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए। अगर वीडियो के बीच में थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको भी आप देख लिया करें, वो इनडायरेक्टली हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है। तो बस शुरू करते हैं। यकीन मानिए जब आप पेपर देंगे ना तो यही वीडियो आपको याद आएगा। अगर आप, और एक काम और करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट करते चलिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो उसका प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा। पहले आप वीडियो देखिए। एक रिक्वेस्ट आपसे, अभी लाइक कर दीजिए, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसके बाहर ईवीएस के कंटेंट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन एक आधा आ सकता है जो कभी कभी साइंस से पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा होगा, समय निकाल लीजिएगा 1 घंटे का, या आप बाद में भी देख लीजिएगा रोक रोक करके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। अगर आप सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण, एनसीईआरटी बेस्ड पर्यावरण की ईवीएस की ये समरी रहेगी और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे पैडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो क्लास 3 का ये पहला चैप्टर है, डाल डाल पर, ताल ताल पर। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा कि ये बताया आपको क्यों जा रहा है, पढ़ाया क्यों जा रहा है। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चैनल पे न्यू आए हैं सीटेट की तैयारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में, पहले पॉइंट में क्या लिखा गया है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होती है अवलोकन की प्रक्रिया अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको हम प्रयोग करते हैं। नॉर्मली बच्चों को हम कहीं घुमाने ले जाते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि से अगर हम ले जाएं बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने, तो वहाँ पे बच्चे जाएंगे, देख करके समझ करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये अवलोकन की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर ना पढ़ाया जाए बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण की कक्षा में सही नहीं है या कौन सा विकल्प सही है। तो आपको ध्यान रखना है, बच्चों को सिर्फ केवल कक्षा में बैठकर ना पढ़ाया जाए बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। तीसरा देखिए, जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। ये एनसीईआरटी कहती है कि जानवर के अंतर्गत सभी तरह के जानवर आ जाते हैं, इसमें कीड़े, पक्षी और स्तनधारी भी आ जाते हैं। कक्षा 1 के बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी क्षमता, इतनी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बच्चों में नहीं होगी कक्षा 1 में कि वो अंतर कर पाए कि क्या कौन सा जानवर है, कौन सा पशु है, कौन सा पक्षी है। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, तो कुछ पैरों की मदद लेते हैं, कुछ पंखों, तो कुछ पूंछ का सहारा भी लेते हैं। आप सभी जानते हैं जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर, कुछ पानी में, जमीन, ये भी आप जानते हैं। जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना, उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो वर्गीकरण मतलब क्या है, अलग अलग समूह बनाना, जानवरों से संबंधित बात यहाँ पे कही गई है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियां जैसे उंगलियों और अंगूठे पर लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। देखिए पहला चैप्टर है कक्षा 3 का, तो इसमें बेसिक सी चीजें कही जा रही जो आपको पता है। जैसे जैसे नंबर आप चैप्टर बढ़ेंगे
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट्स हैं वो निकल करके आएंगे। तो ये मत समझिए कि ये आपके काम का नहीं है। हम सोच रहे हैं कि आपको जीरो से और शिखर तक कहा जाता है ना, तो शुरुआत से हम पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि जिक्सा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं इसके पहले आप जानते थे तो जान लीजिए आज, या नोट कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है कि ये कॉपी पेन लेकर के बैठे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली चीजें आपको मिल रही हैं उनको नोट करते चलें। जैसे जिक्सा, तो जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। एक प्रकार की पहेली होती है जिसको जिक्सा कहा गया। यहाँ पे आप इसका फिगर देख सकते हैं। क्रम में लगाना बच्चों के अनुभव पर निर्भर करता है, जैसे चूहा चिड़िया से ही छोटा हो सकता है और बड़ा भी। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे निकल करके आया है जो कि है जिक्सा। ये आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, एक चित्र का टुकड़ा होता है जिसमें आपको मिलाने के लिए, जैसे आपने गाँव में सुरबग्घी देखा होगा, वो तो एक अलग प्रकार का हो गया। यहाँ पे आप इसका फिगर देखिए, कुछ इस प्रकार से होता है जिक्सा का खेल। दूसरा चैप्टर है यहाँ पे पौधों की परी। तो बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं। ये भी क्या है, वर्गीकरण का आधार है। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें जबरदस्ती याद करने को ना कहा जाए। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में से ईवीएस की कक्षा में कौन सा विकल्प बच्चों से संबंधित नहीं है। बच्चों को कविता गाना तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें याद करने के लिए ना कहा जाए। इसका विरोध करता है एनसीएफ 2005 भी और यहाँ पे एनसीईआरटी भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप नोट करिए। इंदौर के थे, यानी मध्य प्रदेश के मशहूर कलाकार जिनका नाम क्या था, विष्णु चिंचालकर। ये क्या करते थे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्रकारी करते थे। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगी। तो ये दूसरा चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। तीसरा चैप्टर है यहाँ पे पानी रे पानी। ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज समरी है, ये सारांश है। आपको ज्यादा किताब ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए लॉकडाउन बढ़ गया है, अगर आप घर बैठे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे हालांकि क्रैश कोर्स चल रहे हैं, प्लस के कोर्स। डिटेल जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्या है, पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपना समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ता है। अब चैप्टर नंबर 4 देखिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है हमारा पहला स्कूल। तो बच्चों का पहला स्कूल क्या होता है, उनका परिवार होता है। बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं या विद्यालय से, आसपास से, या समाज से। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बच्चे कहाँ से सीखते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी माँ से और अन्य सदस्यों से। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों से अपने परिवार वाले के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में कक्षा में चर्चा की जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। चैप्टर नंबर 5 देखिएगा, छोटू का घर। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई नहीं कही गई है, मकान से संबंधित बात कही गई कि चर्चा क्लास में करनी चाहिए। छठा देखिए, कहा जा रहा है खाना अपना अपना। तो इसमें क्या कहा गया, बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक करते हैं। एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा सारे चैप्टर, तब अब आपको हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे सीटेट के। हालांकि प्रीवियस ईयर की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, 4-5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी है सीटेट 2020 कोर्स से। उसका लिंक देखिए ऊपर सजेस्टेड में शो कर रहा होगा, जिसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। मतलब बच्चों की बात को आपको ध्यान में रखना है, उनकी आवश्यकता, उनकी रुचि को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में, यहां से क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। हांगकांग के लोग सांप से बना पकवान पसंद करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कहाँ के लोग, तो हांगकांग के लोग। सांप से बने पकवान को कहते क्या है, तो लिंग हु फेन कहते हैं, और इसी को ये लोग खाते हैं। कहाँ के लोग, हांगकांग। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगा कि हांगकांग के लोग, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा,
तो आपको पता होगा, तभी आप पहचान पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं या खाते हैं, तो कश्मीर के लोग। गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। दोनों में अंतर है। देखिए, गोवा में नारियल के तेल, क्योंकि नारियल वहां पे ज्यादा होता है, तो गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। केरल में दो चीजें लगती हैं, नारियल और टैपियोका। टैपियोका को कसावा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ के लोग समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं नारियल के तेल के साथ, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां से 3 पॉइंट उठा लेगा और एक कोई ऑप्शन और मिला देगा, वही ऑप्शन गलत होगा। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट आपको जानना है, डायरेक्टली आपसे नहीं, लेकिन 4 ऑप्शन मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला क्या खाते हैं, तो टैपियोका खाते हैं। चैप्टर नंबर 7 देखिए, चैप्टर नंबर 7 का नाम है बिन बोले बात। तो यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट देखिए, स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे सुन नहीं सकते उन्हें स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं, कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मुद्राएं कहते हैं। ठीक है, कहा नहीं जाता है सीधी मुद्रा में खड़े हो जा, तो वही वाला मुद्रा, एक पैसा वाला मुद्रा होता है, लेकिन यहाँ पे जो खड़े होने की स्थिति है उनको कहा गया मुद्रा। पंख फैलाएं उड़ते जाए, चैप्टर नंबर 8 है। तो आप सभी जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर सकेंगे। बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है और अपने अवलोकनों को नोट करना भी सीख सकते हैं। अवलोकन हमने आपको पहली लाइन में बताया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है, और कितने लोगों का गलत हुआ था, सब लोग उल्लू लगा करके आए थे। तो यही चीज होती, छोटी छोटी चीजें। 2019 का पेपर उठा करके देखिए, दिसंबर में बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो मैना है, उल्लू नहीं है, और यही आंसर दिया था। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछे कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है, तब आपका उत्तर आएगा उल्लू। लेकिन जब कहे झटके से, तो आएगा आपका उत्तर मैना। ठीक है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, क्यों होते हैं, यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपको देगा जलवायु के कारण, दूसरा ऑप्शन देगा बालों के कारण। हाँ, तो ध्यान रखना है, आंसर आपको करना है बालों के कारण, ना कि जलवायु। आंसर क्या आएगा, बालों के कारण उनकी डिजाइन होती है। उनके पंख क्या होते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 देखिए, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट के 3 वीडियो में आपका ईवीएस खत्म हो जाएगा और आप प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा। ईवीएस में आप 30 में 27-28 तो प्राप्त कर सकते हैं। 30 में 30 नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार गोले भरने में गलतियां हो सकती हैं। तो 30 में 28 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप वीडियोस को प्रीवियस ईयर को देख देते हैं। तो कहीं कोई आपको अतिरिक्त कोई कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बादल आए बारिश लाए, तो पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी के बारिश से मतलब उनकी सिंचाई होती है। बारिश आते ही क्या होता है, पेड़ पौधे खिल उठते हैं। कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए। ये एक टीचर का काम है, ये इंगित कर रहा है। चर्चा हो सकती का मतलब है कि एक टीचर को चर्चा करनी चाहिए। चैप्टर नंबर 10 है। देखिए, यहाँ पे मैना भी बोलने लगी है, तो आपको आवाज आ रही होगी। चैप्टर नंबर 10 कहा जा रहा है यहाँ पे भोजन पकाने का तरीका। बिल्कुल पहले ही पॉइंट से 3 बार ये क्वेश्चन आया है, एक बार सीटेट में और 1-2 बार अलग अलग राज्यों की टेट परीक्षाओं में, कि भोजन पकाने का सही तरीका क्या है। भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। ठीक है, ये 4 तरीके हैं, आपको ध्यान रखना है। यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और देखिए कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। भोजन पकाने के एक ढंग से भूनने का विकसित रूप सेकना होता है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि अगर आपसे पूछेगा और पूछा गया है तो भाप में पकाना। घर पर लोगों से बात करके अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त और व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, मतलब समाज के और लोग। खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा हो सकती का मतलब है कि टीचर को चर्चा करनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कंडीशन बना करके पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि चर्चा करनी चाहिए।
बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है, वे अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीजें बना सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट नहीं है, यहाँ से वहां आगे बढ़ते हैं हम लोग। काम अपने अपने, तो यहाँ पे देखिएगा, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझाने का मौका दिया जाए, अर्थात क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, चित्र देखने और समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो उनमें क्या होगा, अवलोकन का कौशल विकसित होगा। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा कौशल विकसित होगा, तो अवलोकन का कौशल विकसित होगा। क्या करने से, ध्यान से चित्र देखने और समझाने का अगर मौका मिलता है तो अवलोकन का कौशल विकसित हो जाएगा। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा करना अच्छा रहता है। एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, और प्रीवियस भी हमने समरी कराई थी, पेपर के एक दिन पहले कराई थी, और उसी में से सभी क्वेश्चन आए थे 3 क्वेश्चन को छोड़ करके। तो वो वीडियो भी अगर आपको देखना है तो उनका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं। 13वां चैप्टर है छू कर देखें। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही जा रही है। जब हम उसी कंडीशन में खुद को रखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वाकई में तकलीफ क्या होती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे क्या कहते हैं, ब्रेल। तो ब्रेल क्या है, ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर लिखा क्या है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। लुईस ब्रेल इनका नाम था, फ्रांस देश के थे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस देश से संबंधित थे। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, लुई ब्रेल ने की थी। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्रेल लिपि के बारे में कौन सा कथन गलत है, और पूछा गया है। 3 ऑप्शन सही दे देगा और चौथा ऑप्शन देगा कि ये लिपि 4 बिंदुओं पर आधारित होती है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा क्योंकि ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पे भी लिखी जा सकती है, ये खास पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई बार ऑप्शन दे देता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कंप्यूटर, तो वहां पे आप सोचेंगे कि कंप्यूटर कैसे बच्चा यूज करेगा, दृष्टिबाधित है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रेल लिपि के माध्यम से जो दृष्टिबाधित बच्चा होगा वो भी कंप्यूटर का प्रयोग करेगा। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहता है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा कि जा रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव यानी लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से क्लास में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका होता है। आओ बनाए बर्तन, चैप्टर नंबर 15 है ये। तो यहां से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कहा जा रहा है शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, आग में पकाते हैं। चैप्टर नंबर 16 देखिए, खेल खेल में, तो स्थानीय खेल है स्टापू, पिट्ठू, अष्टा, जंगा पे। ठीक है, तो ये स्थानीय खेल है, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्म नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल करना चाहिए। चैप्टर नंबर 17 है चिट्ठी आई है। तो कक्षा में अपने मित्र को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा इन्हें ये, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम चिट्ठी की बात क्लास में करते हैं तो क्या होता है इससे, तो इससे पत्र लेखन के लिए बच्चे क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। छोटी छोटी चीजों से सीटेट का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो किसका विकास होगा अगर हम चिट्ठी लिखकर बताते हैं क्लास में, पत्र लेखन का विकास होगा। ये पत्र लेखन के लिए बच्चा प्रोत्साहित होगा। पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बुजुर्ग हैं। ये समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर बात की जानी चाहिए। जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का प्रयोग करने से इन जगहों के परिवेश समझने में बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। मकानों की विविधता की बात कही जा रही है, यहाँ से भी हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आया है कि कहां पे कैसा मकान होता है या निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं। जैसे यहाँ पे असम की बात कही जा रही है, तो असम में क्या होता है, असम में बहुत बारिश होती है। 2019 के ही क्वेश्चन में असम से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है,
असम में घर से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं घर, ठीक है, घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट। तो आपको ध्यान रखना, ये हल्के में मत लीजिएगा, 10 से 12 फुट ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा 5 से 6 फुट और आपसे पूछ लेगा कौन सा ऑप्शन गलत है असम के घर से संबंधित। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बारिश बहुत होती है असम में, घर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? मजबूत बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। अंदर ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली के बारे में जानिए, यहाँ भी बारिश बहुत होती है। ये कैसा इलाका है? तो पहाड़ी इलाका है, बर्फ पड़ती है, ज्यादा ठंड हो जाती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में मकान कैसे बनते हैं? तो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, ये बात कही जा रही है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, गर्मी खूब पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहां से पूछा गया इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं। घरों की छतें कैसी होती हैं? तो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन राजस्थान के घरों के संबंध में गलत है या सही है? तो कूट बना करके आपसे पूछेगा, पहला सही है, दूसरा सही है, ए और बी सही है, ए और बी सी तीनों सही है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो ये पॉइंट है, जितने जितने यहाँ पे लगे हैं ये एक एक पॉइंट है। अच्छा होगा कि आप नोट्स बना ले। डल झील कहाँ है? तो डल झील कश्मीर में है और कश्मीर में हाउस बोट भी होते हैं। जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ कहवा यानी चाय पीते हैं। अगर आपसे पूछे कहाँ पिया जाता है, भैया पीते आप घर में भी हो, लेकिन अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है तो आपको लगाना जम्मू कश्मीर ही है, भले आप मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारे साथी जानवर, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा हम आपको तुरंत हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जानवर से संबंधित अभी हाथी वाला एक चैप्टर आएगा, उससे हम आपको बताएंगे। बज्जू गांव कहाँ है? तो बज्जू गांव राजस्थान में है। राजस्थान में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टांके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली में जाली लगा दी जाती है, जिससे क्या हो, कूड़ा कचरा ना फंसे, टैंक में ना आए। ये पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। यदि पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटें तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे किताबी ज्ञान का विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। सिर्फ 2 चैप्टर और हैं और पढ़ लीजिए इसको। और यहाँ पे आपको भी कुछ लास्ट में ट्रिक वाली वीडियोस भी हम देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, आप सभी लोग अभी चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में काफी सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक दिए जा रहे हैं। जिस जगह पानी की किल्लत होती है वहां लोग पानी की बचत करने व उनके दोबारा इस्तेमाल के कई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं। पानी सबका साझा है, ठीक है, ये बात वो समझ पाएंगे। साझा कक्षा में इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा की जा सकती है। चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 21 है यहाँ पे तरह तरह के परिवार। तो परिवार क्या है? मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो परिवार है। परिवार क्या है? बच्चे का पहला स्कूल पाठशाला होता है। परिवार यहाँ पे 2 ही प्रकार का दिखाया गया है, तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता के पाठ से ही शुरुआत की जा सकती है। दाया बाया यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। और कपड़े के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। जीवन का जाल, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र की बात कही जा रही है, जैसे घास खरगोश खाता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। घास टिड्डा भी खाता है, ठीक है, छिपकली टिड्डे को खाती है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम कक्षा 4 के जितने भी चैप्टर होंगे वो खत्म कर देंगे। फिर हम इससे बने जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर, ठीक है, असम वाला जो है, लद्दाख वाला, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी। वल्लम क्या है, ऊंट गाड़ी, जुगाड़ क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अब स्टार्ट होंगी। तो वीडियो को देखिए, पूरा कंप्लीट देखिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वनडे एग्जाम स्टडी, यहाँ पे कुछ ट्रिक वाले वीडियोस भी आपको दिखाए जा रहे होंगे, उनको क्लिक करें और देखें। बेहतरीन तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।
है वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन पहले थ्योरी। तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर पहला है आपका चलो चलें स्कूल। स्कूल कैसे हम जाते हैं? वर्तमान समय में तो हम बस में जाकर बैठ जाते हैं, स्कूल में पहुंच जाते हैं, या फिर टैक्सी से या फिर रिक्शे से। लेकिन असम में क्या होता था? असम में बांस से बने पुल होते हैं, अभी भी ऐसा है। यहां बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं, जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझना जरूरी है। क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चे बांस से बने पुल पर स्कूल किस राज्य में जाते हैं या किस राज्य से संबंधित हैं, तो असम उत्तर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ट्राली क्या होता है? तो नॉर्मली आपने देखा होगा, आपके आसपास जरूर ट्राली होगी, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही लद्दाख में लकड़ी का बना एक झूला होता है जिसे ट्राली कहा जाता है। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? स्कूल पहुंचने के लिए, नदी पार करने के लिए इस ट्राली का प्रयोग बच्चे करते हैं। ये NCERT का डेटा कह रहा है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है, उसको पार करने के लिए ट्राली का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि खूब चौड़ी और गहरी नदी पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राली, झूला, बस। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पे आपका उत्तर आएगा ट्राली, ठीक है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है या दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्राली पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और नदी के पार पहुंच जाते हैं। बात करेंगे हम सीमेंट के पुल की, तो आप शब्द से ही समझ पा रहे होंगे, ईंटों लोहे के सरियों से बने होते हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं। बल्लम क्या है ये जानना जरूरी है। तो बल्लम जो है, केरल में कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, यानी बल्लम एक क्या होती है? छोटी सी नाव होती है लकड़ी की, उसको बल्लम कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बल्लम का प्रयोग कहां होता है ज्यादातर? तो केरल में, ठीक है, केरल के कुछ भागों में। तो क्वेश्चन 4-5 ऑप्शन मिला करके आपसे सीटेट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, या स्कूल जाने से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक ये वाला दे देगा, एक ये वाला दे देगा और एक पहला वाला, और आपसे कोई ना कोई ऑप्शन वहां पे गलत देगा और वही आपको ढूंढना होगा। ऊंट आप सभी जानते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है, रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है, दिन में तो खूब रेत तपती है। बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। मैदानी इलाके में क्या होता है? तो बैलगाड़ी का प्रयोग होता है स्कूल जाने के लिए, ठीक है। जुगाड़ क्या है? यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जुगाड़ देखा होगा आपने, आगे मोटरसाइकिल जैसा होता है, पीछे ठेला लगा होता है, वो होता है जुगाड़। तो कहां चलता है सबसे ज्यादा? गुजरात में। ये गाड़ी का एक नाम होता है, ये फट फट करती चलती है, आगे से देखने पर मोटर बाइक की तरह और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को घने जंगल से निकलना पड़ता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे मीलों फैली बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं, वे हाथ पकड़कर, इसमें भी कुछ खास नहीं है। उत्तरांचल के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। चैप्टर नंबर हम 2 की बात करेंगे, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो छिपकली के छोटे छेद कान जैसे दिखाई देते हैं। अलग अलग जानवरों के कान भी अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर होते हैं, कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। तो ध्यान रखना है, पक्षी कैसे सुनते हैं, कहाँ पे होते हैं छोटे छोटे छेद? सिर के दोनों तरफ होते हैं, इन्हीं से सुनते हैं, ठीक है। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। तो मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इस क्वेश्चन की बात तो हमने कल ही कर ली थी कि जानवरों की खाल क्यों होती है, खाल पर जो डिजाइन होती है तो शरीर पर बालों के कारण होती है। ऑप्शन में आपको जलवायु भी देता है, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी क्या कहता है कि बालों के कारण होती है। बाल जो होते हैं उसी के कारण जानवरों की खाल पर डिजाइन बन जाती है। अब आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिले। सीटेट की वीडियोस का सिलसिला बिल्कुल लगातार आपको मिलता रहेगा। रोज 1 से 2 वीडियो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और प्रीवियस ईयर हम आपको कराएंगे। ट्रिक वाले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। सीटेट कैसे आपको क्लियर करना है
पहली बार में आप 100+ स्कोर कर सकते हैं अगर आप वो ट्रिक वाले वीडियोस को फॉलो करें और सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर सीरीज उसको भी आप फॉलो करिए। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, यहां से क्वेश्चन आया है, यहां से क्वेश्चन आया है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। ये और ये यहां से भी क्वेश्चन आया है। जिन लोगों ने सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर दिया है या अगर आपने हल किया तो आपको ये बात खुद पता होगी। एक बार कमेंट करके बताइएगा जो भी लोग पहले से जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई हैं या फिर पढ़े हैं कहीं ना कहीं। तो जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, ठीक है, जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, इसमें मनुष्य भी है, ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आया है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं, ठीक है। अब नंदू हाथी, चैप्टर नंबर 3 है हाथी। यहां से सीटेट में हर बार एक एक क्वेश्चन आता है हाथियों से संबंधित, डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाथी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कूट दे देगा 1 2 3 4 और पूछेगा दूसरा सही है, तीसरा सही है, या तीसरा दूसरा सही है, या पहला चौथा सही है। ऐसे कूट बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपसे पूछेगा हाथियों के संबंध में या हाथी के बारे में कौन सा कथन गलत है। आप उठा करके देखिए प्रीवियस ईयर, यकीन मानिए आपको सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। 3-4 वीडियो में आपका हम खत्म कर देंगे, बस आपको देखना है और नोट्स बनाते चलना है। नोट्स अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 है यहाँ पे नंदू हाथी। तो एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, हाथी बहुत कम आराम करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कहने में तो आसान लगता है सब, लेकिन क्वेश्चन क्या देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और वहां पे दे देगा कि हाथी बहुत ज्यादा आराम करता है, वही ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट नोट करने हैं जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अब ऑप्शन में दे देगा हाथी दिन में 8-9 घंटे सोता है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 से 4 मतलब 2 से 4 ही, अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे फैक्ट वाली चीजों को। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। डायरेक्ट ये लाइन सीटेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में लिखी थी, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए थे। तो ये ध्यान रखना है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे क्या होता है, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये ध्यान देना है आपको। इसका रिवीजन वीडियो भी हम देंगे दोबारा, जब आपका एग्जाम होगा उसके 1 हफ्ते पहले रिवीजन भी कराएंगे आपका। तो परेशान ना हो, बस जुड़े रहें, घर बैठे आप तैयारी करें। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, लीडर होती है। एक झुंड में कितने, तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 20 से 25, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की किताब में क्या कहा जा रहा है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल निचोड़ चीजें आपको यहाँ तक पहुंचाई जा रही हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर 3 बार यह क्वेश्चन आया है। ऑप्शन में सहभोजी भी देता है। तो एनसीईआरटी में क्या कहा गया है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है, क्योंकि वो जो भी भैंस की बॉडी पे जो भी कीड़े होते हैं उनको खाता है, इससे दोनों को ही फायदा होता है, ठीक है। बगुले को उसका भोजन और भैंस की पीठ, समझ सकते हैं। अमृता की कहानी, तो अमृता की कहानी क्या है, राजस्थान में जोधपुर नाम का एक स्थान है, वहां पे क्या है, खेजड़ी नाम का गांव है। खेजड़ी नाम का गांव खेजड़ी क्यों है, क्योंकि इस गांव में खेजड़ी के बहुत वृक्ष थे, ठीक है। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है, तो बिश्नोई कहलाते हैं यहाँ के लोग, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी के बारे में कुछ और फैक्ट यहाँ से भी प्रश्न बना है। 100% जो चीजें बता रहे हैं आप यकीन मानिए, बस पढ़ते जाइए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि खेजड़ी कहाँ पाया जाता है, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी।
ऑप्शन दे देगा कि इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो वही कथन गलत हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएगा। तो नोट करना है, जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसकी छाल दवा के काम आती है, नोट करिए इसको तुरंत, और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता। अब कहीं से भी ये नेगेटिव पॉजिटिव बना करके पूछ सकता है आपसे, इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, इसकी पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, अभी वीडियो कंटिन्यू है। अब चैप्टर नंबर 5 देखिए, अनीता के बारे में कुछ है, अनीता की मधुमक्खियां। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कौन सा गांव है, बोचाहा गांव है। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आया है। ये चौथा पॉइंट जो लिखा है, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खियों का समय क्या होता है, अंडे देने का होता है। ठीक है, अंडे देने का समय कब होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर। और मधुमक्खी पालन करने का अगर आपसे पूछे सबसे अच्छा समय, तो यही होता है कब, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी समय अंडे भी देने का है। ठीक है, मधुमक्खी पालने के लिए बक्से, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है। लीची के फूल कब खिलते हैं, तो फरवरी में खिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दे देगा कि लीची के फूल मार्च में खिलते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीटेट का आंसर आएगा तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, अंडे देती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडे देने का काम कौन सी मक्खी करती है, तो रानी मक्खी अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियां भी होती हैं, यानी मक्खी होते हैं। अब छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली श्रमिक मक्खियां, यानी काम करने वाली मक्खियों को हम क्या कहेंगे, श्रमिक। ये दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिलता है तो वे एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं मक्खियों का होता है, और बच्चों को पालना भी। ये ना हो, ना छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। तो ये मधुमक्खियों से संबंधित जो पॉइंट है नोट करिएगा। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। अब क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, रानी चींटी का काम क्या है, अंडे देने का। सिपाही चींटी का नाम, सिपाही से आप समझ रहे होंगे देखभाल करना, यानी बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। ठीक है, दीमक और ततैया भी ग्रुप में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़ कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये दूसरा पॉइंट है। अहमदाबाद स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई आदि खाने वाली चीजें मिल रही थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यदि आप गुजरात से निकले, वहां पे अहमदाबाद स्टेशन पड़े, तो वहां पे कौन सा भोजन, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, मिठाई। ठीक है, वलसाड़ स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वाले गरम चाय, बटाटा पूरी साग और ठंडा दूध बेच रहे हैं। तो ध्यान रखना है, वलसाड़ स्टेशन का ये प्रमुख है, गरम चाय, बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध। ठीक है, कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड आपका केरल में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, हर पॉइंट से क्वेश्चन आया है, और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। लेकिन लाइक कम है, एक लाइक और एक शेयर करिए, ज़्यादा नहीं, एक शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त मित्र, जो भी जहाँ से भी आप ग्रुप से जुड़े हैं, एक एक शेयर अभी करिए आप सभी लोग ईमानदारी से, और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। देखिए, यहाँ पे बात कही जा रही गुजरात के निकटवर्ती राज्य, तो यहाँ से ये इतने राज्य हैं, ये गुजरात के निकटवर्ती। क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन से राज्य जो है गुजरात के निकटवर्ती राज्य, पूछा गया है 3 से 4 बार। आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे तो आसान लगेगा ये। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दमनदीप, दादर और नगर हवेली ये गुजरात के निकटवर्ती हैं। केरल के निकटवर्ती कौन है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे मड़गांव गोवा राज्य में है, चैप्टर नंबर 7 खिड़की से। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ठीक है, उडुपी स्टेशन में पड़ता है, वहां पे क्या मिलता है, इडली बड़ा।
केरल में नारियल के पेड़ और चावल की खेती भी होती है। यहाँ के लोग ज्यादातर सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। कहाँ के लोग? केरल के लोग। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को यानी मौसी को वलियम्मा। अमुम्मा किसको कहते हैं? तो दादी को, नहीं नानी को, माँ की माँ को अमुम्मा कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी फिर से एक बार समझ लीजिए। माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को वलियम्मा, ठीक है। अमुम्मा किसको कहते हैं? तो माँ की माँ को, अर्थात समझ लीजिए, अब नानी कह सकते हैं आप। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट। यहाँ पे देखिए कुछ भाषा है, जैसे मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरल और लक्षद्वीप में। कोंकणी कहाँ की प्रसिद्ध भाषा है? गोवा की। मराठी महाराष्ट्र, इसी प्रकार से गुजराती गुजरात दादर और नगर हवेली दमन दीव की। कन्नड़ कहाँ की? तो कर्नाटक की। अगला चैप्टर देखिए यहाँ पे नानी के घर तक। क्वेश्चन यहाँ से दूसरे वाले पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी रेल टिकट पर होती है या फिर नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट भी हमें देखना चाहिए कि केरल में पानी के दूसरी तरफ ले जाने के लिए केवल फेरी का प्रयोग होता है। तो आपसे अगर पूछे फेरी का प्रयोग कहाँ होता है? तो केरल में होता है, ठीक है। रेल टिकट पे जानकारियां क्या क्या होती हैं? ट्रेन नंबर होता है, सफर शुरू होने की तारीख होती, बर्थ का नंबर होता है, किराया, नाम नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से रेल टिकट पे कौन कौन सी जानकारी होती है या नहीं होता है। एक ऑप्शन दे देगा कि यात्रीगण का नाम, तो यात्रीगण का नाम नहीं होता है रेल टिकट पे, ठीक है। देखिएगा कभी भी रेलवे टाइम टेबल में बहुत सी हमें जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये रेल टिकट पे मेंशन होता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उमगा ने नगरकोइल एक्सप्रेस से सफर किया था। अहमदाबाद से नगरकोइल स्टेशन तक कुल 13 रेलवे स्टेशन मिलते हैं। बदलते परिवार चैप्टर नंबर 9 है यहाँ पे। तो बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इस चर्चा को संवेदनशीलता के साथ करनी चाहिए। बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती। कहाँ की ये बात है? तो आंध्र प्रदेश स्टेट का नाम आपको ध्यान रखना है। बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कम से कम 18, लड़की की कितनी? तो 21 वर्ष। हुतुतु ये क्या है? तो कबड्डी के अन्य नाम है ये। चेडुगुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट, ये कबड्डी के नाम है। हालांकि इससे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। कबड्डी के टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी? 12। ये क्वेश्चन कहीं एक बार पूछा गया है। 7 खिलाड़ी एक समय पे खेलते हैं। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, तो यहाँ से कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है, तो इसकी चर्चा टीचर को करनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आया भी दिसंबर में आया था 19 में, और इसके पहले भी आया था, और हमने पेपर के 2 या 3 दिन पहले ही ये बताया था आपको, और उसी से क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसा भी इस बार होगा, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कहाँ से है? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, 12 साल की थी ये तभी से। अब क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ पे 12 साल की बजाय हो सकता है 20 साल कर दे। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी जो है ध्यान रखना है आपको। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? प्रसिद्ध लिफ्टर है। आगे बढ़ेंगे हम। एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते? तो 29। ध्यान रखना है 29 मतलब 29, 30 नहीं करना अपने आप। उनकी 4 बहनें रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। कैसे बदले घर? तो पाकिस्तान में है। कौन सी जगह? डेरा गाजी खान, ये पाकिस्तान में है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप लोग कंफ्यूजन बनाते हैं कि इसका क्यों लिपा हो जाता है। तो कच्चे घरों में गोबर को मिट्टी में मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से क्या होता है? मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ये कहती है हमारी NCERT की किताब। नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा में है। ईंटों की दीवार को लिपना नहीं पड़ता है। साल में एक बार ईंटों की दीवार की चूने से पुताई की जाती है। सोहना गांव से दिल्ली जाते समय रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे पहाड़ों से समुद्र तक। बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से घुल जाती हैं, इनमें से कई चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसलिए पीने से पहले पानी साफ करना जरूरी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पानी को उबालना। बसवा का खेल, तो बसवा कर्नाटक के बेलवनिक गांव में रहता है। जुलाई के माह में प्याज की फसल उगाई जाती है। खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कुरीगे कहा जाता है। प्याज की फसल बोने के 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं।
खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप उगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। चूं चूं करती आई चिड़िया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे हम कीजू भाई बधेका की। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुजरात के रहने वाले थे। क्यों फेमस है? क्योंकि ये बच्चों के लिए मजेदार किस्से कहानियां लिखते थे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे इंडियन रोबिन की, कलचिड़ी। ये पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। ये घोंसला घास से बना होता है। भाई ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। कौवा। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला, क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो कौवा बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वे कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेढ़ में घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी कहाँ? कांटों के बीच। तो पूछा जाएगा कौन सा पक्षी कांटों के बीच घोंसला बनाता है या मेहंदी की मेढ़ में? तो फाख्ता पक्षी। गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार के आले में अपना घोंसला बनाती है। आपने खुद देखा होगा। कबूतर कहाँ बनाते हैं? तो पुराने मकान खंडार में अपना घोंसला बनाते हैं। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ये उसका घोंसला होता है। 16 चैप्टर आपने कवर कर लिए। इसमें 24 या 25 चैप्टर है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है लेकिन आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, ये सारी चीजें होती हैं। मकड़ी के जाले भी होते हैं। बीवर पक्षी क्या है? यहां से भी क्वेश्चन आया है। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। खास बात यह है कि उसको जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए, और पीछे के दांत बड़े होते हैं, चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, मांस फाड़ने के लिए। सांप के दांत नुकीले होते हैं, अपने शिकार को चबाता नहीं बल्कि निगल जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। गिलहरी, यहाँ से बिल्कुल 100 बार बहुत बार पूछा गया, 100%। ऑप्शन में चूहा देता है लेकिन चूहा गलत होगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा? गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत खिंचते रहते हैं। तो ऑप्शन में गिलहरी देगा, ठीक है, कुत्ता देगा, चूहा देगा, तो आपको गिलहरी ही लगाना है। नंदिता, तो मुंबई भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ 4 बजे उठकर नल ये पानी भरते हैं। यहाँ से कहीं है कुछ खास, कहीं ज़्यादा पानी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कफ परेड कहाँ है? मुंबई में है। लल्ला माड़ा कहाँ है? ये देखिए फैक्ट वाली चीज़ें हैं। डायरेक्टली आपसे हो सकता है 3 ऑप्शन मिला करके पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। अब कफ परेड मुंबई लिखा है, हो सकता दे दे कफ परेड बेंगलोर में है, और वही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको तुरंत नोट करिए कि ये चीज़ें कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, ठीक है। गंदा पानी या पीने से दस्त और हैजे से लोग बीमार हो जाते हैं। दस्त या उल्टियों के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है। ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी में शक्कर और नमक मिलाकर घोल बनाकर पीना चाहिए। शक्कर और नमक पानी में। कर्नाटक में होलगुंडी गांव स्थित है। इस गांव में बच्चों की पंचायत का नाम क्या है? तो भीमा संघ। क्वेश्चन पूछेगा भीमा संघ कहाँ के लोग हैं? तो कर्नाटक में पंचायत का नाम है, ठीक है। जड़ों का जाल, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है कहीं ज्यादा जमीन के अंदर ये फैला होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। रेगिस्तानों, बहुत फेवरेट है सीटेट का ये वाला। ये 5 पॉइंट आपको रट लेने हैं बिल्कुल। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि रेगिस्तानों कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान। ऑप्शन में आपको रेगिस्तान भी दे सकता है, राजस्थान भी दे सकता है। क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? अब जिसने नहीं पढ़ा होगा रेगिस्तानी देख करके वो रेगिस्तान टिक कर देता है। नहीं, ऑप्शन में होगा ऑस्ट्रेलिया भी, तो आपको क्या लगाना है? ऑस्ट्रेलिया लगाना है। खास बात क्या है कि इनकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और पत्तियां बहुत कम होती हैं।
इस पेड़ की जड़ें ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं जब तक पानी ना पहुंच जाए। ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग क्या करते हैं, तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। अब पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन बुक में लिखा है तो आपको जानना है। बिहू का त्यौहार क्या है, तो कहाँ मनाया जाता है बिहू का त्यौहार? असम में। कब? चावल की नई फसल कटने पर। सब एक एक फैक्ट वाली चीजें हैं। घास और बांस से बने तैयार को क्या कहते हैं? घर को भेला घर कहते हैं। उरुका क्या है? बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा चावलों के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। खाए कहाँ जाते हैं ज्यादातर? तो असम में। चेवा चावल क्या है? इसको ताओ कहाड़ी, मतलब कहाड़ी को आग पर रखकर पानी में उबालते हैं और उसमें भीगे हुए चावलों से भरी हुई कहाड़ी रखकर पकाते हैं। कहाड़ी मतलब शायद कढ़ाई होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन अब कहाड़ी लिखा है तो कढ़ाई या कहाड़ी जो भी है, ध्यान रखिएगा इसको। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। यहाँ औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात शुक्तो क्या है? तो ये चावल और रसे वाली सब्जी होती है। मिड डे मील क्या है? सभी बच्चों का अधिकार है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी। प्रश्न पूछा गया है। खाना खिलाना, तो गुरुद्वारे के रसोई घर में काम रहते हैं। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, बस आपको पढ़ लेना है। पोचमपल्ली क्या है? देख लीजिए, वरना कहेंगे इसको छोड़ क्यों दिया। कहाड़ प्रसाद में आटा, घी और चीनी का इस्तेमाल होता है। अरदास के बाद सभी को कहाड़ प्रसाद दिया था। तो अगर आपसे पूछ भी ले कि कहाड़ प्रसाद कब दिया था, तो अरदास के बाद। ठीक, अब बात करेंगे पोचमपल्ली की। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पोचमपल्ली है कहाँ? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। होता क्या है यहाँ पे? यहाँ जो है बुनाई, अधिकतर लोग क्या है, बुनकर है। बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियां बुनते हैं। ऐसी साड़ियां बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में खास तौर से पोचमपल्ली और कमलकारी साड़ियां बनाई जाती हैं। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम इलाके से मशहूर, जैसे कुल्लू की शाल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम के सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई। बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 24 की, दूर देश की बात। अब देखिए यहाँ पे मलयालम में चिटप्पन, पिता का छोटा भाई यानी चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। कुजम्मा किसको कहते हैं? पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुजम्मा कहा जाता है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ होते हैं जिन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आया है अबू धाबी से। अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ शहर से दूर, थोड़ी ही दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत आपको देखने को, ठीक है, हरियाली नहीं है, वहां पे रेत ही रेत मिलेगी। रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहां सचमुच बहुत कीमती है, पानी की कीमत बहुत है। वहां ना बारिश है, ना नदियां हैं, ना झील है, ना तालाब है। जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। पेट्रोल जो है पानी से सस्ता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये वाला जो 8वां पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया कि अबू धाबी के बारे में कौन सा कथन सही है। अबू धाबी के मुद्रा को दिरहम कहा जाते हैं। क्वेश्चन में दिनार दिया था, क्वेश्चन में उन्होंने दिनार दे दिया था, तो दिनार नहीं दिरहम कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं। देखिए लगातार बोलते बोलते हल्का हल्का आवाज़ डाउन हो रही, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट करके मोटिवेशन जरूर कीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में हमें बहुत सारी एनर्जी मिले। ठीक है, और इस समय देख रहे हैं सब कुछ बंद है, यूट्यूब से भी एक पैसा नहीं मिलना है। जब एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा, आप समझ सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े कोचिंग वाले भी वीडियोस डालना बंद कर दिए। आप देख रहे होंगे फॉर्मेलिटी के तौर पे डाल रहे हैं, सिर्फ पेड कोर्स चला रहे हैं। आपको अगर फ्री वीडियोस मिल रही तो आप सिर्फ एक लाइक और वीडियो शेयर कर दीजिए। गर्मी की वजह से अबू धाबी में लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर और सिर ढककर रखते हैं, इससे वे तेज धूप से बच जाते हैं। बात करेंगे हम चटपटी पहेलियाँ। तो केरल में मसालों का बगीचा पूछा जाए, अगर मसालों का बगीचा कहाँ है तो केरल में। यहाँ तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है। गरम मसाला कई मसालों का पिसा पाउडर जैसे इलायची, लौंग, तेजपत्ता के पत्ते आदि को कहा जाता है। फौजी वहीदा क्या है, तो ये भी वहीदा
प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर है भारतीय नौसेना। यहाँ से क्वेश्चन आया है क्वेश्चन मतलब आया है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। अब यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में क्या है, थन्ना मंडी है। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि जब तक पीछे वाली टुकड़ी मतलब सभी लोगों को सुनाई पड़े। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंग दिखाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रिज्म आपको टिक करना होगा। कोशिश नहीं, लेकिन बार बार आपको उनको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, जिससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना हो। बात करेंगे हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की। क्लास 5th के सारे चैप्टर होंगे। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, कहा जा रहा है जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघ कर आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियां निकलती है तो एकदम लाइन से, है ना। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मच्छरों के संबंध में सही नहीं है। तो मच्छर हम तक कैसे पहुंचते हैं, शरीर के गंध, खासकर कैसे, तो पैरों के तलवे से। ठीक है, और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं मच्छर। तो ये पॉइंट है, नोट करना है आपको। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है। पॉइंट है, नोट करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है एक ऑप्शन दे देगा कुत्तों के संबंध में, एक दे देगा मच्छर के संबंध में, और एक दे देगा चींटी के संबंध में, एक दे देगा रेशम के संबंध में। और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। नीचे कूट दिए होंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही। तो आपको ऐसे पता करना होगा कि कौन कौन से विकल्प सही कहे जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुत्तों की बात हो गई। बात करेंगे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डालते हैं। ये बिल्कुल सामने देखते हैं जब, तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें यानी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, तो क्या करते हैं, पूरी गर्दन घुमाते हैं। ठीक है, पूरी गर्दन घुमाना पड़ता है पक्षियों को। पक्षी जब भी दोनों आंखों एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज का दूरी मतलब कितनी दूरी पे चीज है उसका एहसास हो जाता है। और वे जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना देखते हैं। अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन आया था सीटेट के पेपर में कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रुप है। 4 ऑप्शन दिए थे और प्रत्येक ऑप्शन में 3-3 नाम थे जीव जंतुओं के, और आपसे पूछा था। तो ध्यान रखिएगा, चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना ज्यादा देख पाते हैं, ज्यादा दूरी तक। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं वही चीज ये पक्षी 8 मीटर, 4 गुना मतलब समझ रहे, 8 मीटर की दूरी से ये देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ये वाला क्वेश्चन 3 से 4 बार आया है सीटेट में और अलग अलग टेट में भी आया है। कहा जा रहा है यहाँ पे रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काला ही देख पाते हैं। अभी सीटेट दिसंबर में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में लाल पीला कुछ भी दे देगा, आपको ध्यान रखना है। जो जानवर रात में जगते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, उनको सफेद और काला ही दिखाई पड़ेगा। सांप के बाहरी कान नहीं होते तो फिर सुनता कैसे, ये भी क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांप के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सांप के बाहरी कान नहीं होते, सुनता कैसे, कंपन को सुनता है। ठीक है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आस पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इस चेतावनी भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं। मछलियां खतरों की चेतावनी कैसे देती हैं, तो विद्युत तरंगों से देती है। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ऑप्शन में कई प्रकार की और तरंगें दे देगा अनुदैर्घ्य, तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको विद्युत तरंगों वाला ही ऑप्शन लगाना है।
कुछ जानवर तूफान भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसा हुआ था कब? तो ध्यान देना है, सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से पहले कुछ जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, वे इलाका ही वो खाली कर दिया। उनको लगा कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होने वाली है, जानवरों के द्वारा ये पता लगा, तो फिर वो सुनामी से बच गए थे। 3 वीडियो में आपकी एनसीईआरटी की ईवीएस खत्म कर देंगे, उसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे, और पेडागोजी जो इशू है शिक्षण विद्या उनको भी हम कराएंगे। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। डॉल्फिन की बात करें, डॉल्फिन भी, और हाँ संस्कृत की अगर आपकी डिमांड है तो संस्कृत की भी वीडियोज आएंगी, परेशान ना हो, वेट करिए। ऊपर आई बटन में देखिए संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी है, उनका लिंक हम दे देंगे, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जानवर, हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि एनसीईआरटी की किताब में छिपकली या सभी जीव जंतुओं को एक जानवर, मतलब एक जानवर ही नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो छिपकली जो है, अगर आपसे पूछे कौन सा जानवर, तो छिपकली आपको लगाना है। लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, कब? खासकर ऐसा होता है जाड़े में। अब देखिए श्लाथ क्या है, तो श्लाथ जो है भालू जैसा ही दिखता है, लेकिन भालू होता नहीं। यहाँ पे आप उसकी तस्वीर देख पा रहे होंगे। खास बात यह है, आप इन पॉइंट को देखिए और इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्लाथ के संदर्भ में सही नहीं है या सही है। नीचे ऑप्शन दिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर ए बी सही है, बी सी सही है, बी सी डी तो तीनों सही है, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो ये पॉइंट जो है ये आपको याद करने हैं। खास बात यह है कि भालू जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं। दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 40 वर्ष के, अब आपको ध्यान रखना है, इनका जीवन काल कितना होता है? 40 वर्ष। तो 40 वर्ष के अपने जीवन में कितने? 8 पेड़ों पर ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। सोचिए 40 वर्ष और सिर्फ 8 पेड़, ये कहता है एनसीईआरटी का डेटा। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, 24वां जो पॉइंट लिखा है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। लास्ट में आपने पढ़ा था 4 गुना, तो 4 गुना में कौन कौन से थे वो हमने आपको अलग बताए थे। बाज था वहां पे, यहाँ पे क्या है? बाघ, ठीक है। तो बाघ अंधेरे में हमसे कितने? 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के बारे में कुछ और कथन है, इनको भी आपको जानना है, क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे तो आपको लगेगा ये तो वही सब है जो आपने हमें पढ़ाया था। तो इन वीडियोस को देखिए और शेयर करिए अपने हर दोस्त को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उस क्या होता है? शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुना जाता है। अब ऑप्शन में अगर 5 दे देगा कि बाघ का गुर्राना 5 किलोमीटर तक हम सुन सकते हैं, तो वही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रश्न के उत्तर छांटने होंगे पेपर में। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। इससे क्या होता है? दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेते हैं कि हवा से पत्ते हिले हैं या फिर शिकार करने कोई आया है। ये क्षमता बाघ के अंदर होती है, देख करके ही वो पहचान लेते हैं पत्ते हिलने को। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम ले जाते हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप सभी जानते होंगे। भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है जो कि राजस्थान में है। अब बात करेंगे कहानी सपेरों की। यहां से भी हर बार प्रश्न आता है, लिमिटेड चीजें हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़ाई जा रही। हो सकता है इसके लिए आपको एनसीईआरटी की किताबें ढूंढनी पड़ती और फिर भी आप समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। नागगुफन क्या है? तो एक ऐसी डिजाइन है, रंगोली है, कढ़ाई है, जो दीवारों के सजाने के लिए कहाँ? गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किया। जब आपसे ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कहाँ इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना है।
कालबेलिया क्या होता है? तो कालबेलिया नाच है एक प्रकार का जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। बीन पार्टी के बाजा क्या है? बीन पार्टी के बाजे, तुम्बा, खजरी, बीन, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं बीन पार्टी के बाजे। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के, यहाँ से क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांपों के संदर्भ में सही नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करके ही वीडियोस बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे तो 4 तरह के ही सांप पाए जाते हैं हमारे देश में। इसमें कौन कौन सा है? नाग, करैत, दुबैया और अफाई, ये ही जहरीले होते हैं। बाकी सांप तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे भारत में जो जहरीले सांप है वो 4 प्रकार के हैं। चारों के नाम यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कहा जा रहा है सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अब ऑप्शन में दिया था कि 4 दांत होते हैं और वही ऑप्शन गलत था। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ऐसा दिया था कि सांप के 4 दांत होते हैं। एनसीईआरटी में क्या कहा जा रहा है? 2 खोखले दांत होते हैं। तो आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है उस व्यक्ति को दवाई जो दी जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चैप्टर नंबर 3 देखिए, चखने से पचने तक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हम आपको बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें पढ़ा रहे हैं। उल्टी और दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी का घोल पीना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कोई दोस्त है और उसको उल्टी और दस्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में क्या करना है, नमक और चीनी का घोल मिलाकर बना करके पिलाना है उसको। खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है और पेट भी खराब हो जाता है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर को ताकत मिलती है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पेट में पाया जाने वाला रस जो है ये कैसा होता है? ऑप्शन में दे देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो आपको ध्यान रखना है पेट में पाया जाने वाला रस कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। जुकाम कैसा है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जुकाम संक्रमण के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद वहां बहुत गरीबी है। चैप्टर नंबर 4 देखिए, खाए हम 12 महीने, दूध को उबाल करके प्रयोग किया था, आप सभी जानते हैं। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है। ये जो हरी धनिया वाला पॉइंट है, कहने में आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन जब कंडीशन बना करके पूछता है तो सोचना पड़ेगा आपको, अगर आपने पढ़ा नहीं है। पूछा गया कि हरी धनिया को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हो? तो हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेटकर, दूध को कैसे? तो उबालकर, पके हुए चावल को कैसे? एक कटोरे में डालकर। ये तीनों ही चारों ऑप्शन मिला करके क्वेश्चन बनाया गया है। हम आपको इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। प्याज को कैसे रखना है सुरक्षित रखने के लिए कि खराब ना हो? तो प्याज लहसुन के नमी से बचाकर खुले में रखते हैं, जबकि धनिया को हम क्या करते हैं? गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, वरना वो खराब हो जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आत्रेयपुरम कस्बा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। मामिडी तांड्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। तो आम पापड़ को क्या कहा गया है? मामिडी तांड्रा। ठीक है, मुस्लिम कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं, मतलब मुस्लिम जो लोग समुदाय के लोग होते हैं वो कपड़े का प्रयोग करते हैं छानने के लिए। ठीक है, कांच के जार और बोतल को अच्छी तरह सुखाया जाता है। क्यों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों सुखाया जाता है? क्यों सुखाया जाता है? ताकि नमी न रहे। ठीक है, वरना क्या होगा? अचार खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आम को पूरे साल चलाने के लिए संरक्षण करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? हम उसका अचार बना लें, आम के पापड़ बना लें, चटनी, टॉफी, रस, सॉस, ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। अगला देखिएगा बीज बीज बीज, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 5 है। आप लोगों ने वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए। चैप्टर नंबर 5 है। पहला पॉइंट कहा जा रहा है शिकारी पौधे को नेपेंथीस भी कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आया है। नेपेंथीस से 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। नेपेंथीस पौधे की खास बात क्या है कि ये पौधा जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। नेपेंथीस का आकार बड़े लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है? आकार घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित करके शिकार करता है। नेपेंथीस कहाँ पाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्यों में पाया जाता है। वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज मेस्ट्रल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया। कांटे वाले बीज से यह विचार पनपा था।
बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, पौधे के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, कपड़ों में चिपक कर या पानी के जरिए ये भी सैर करते हैं। बीज, सोयाबीन की फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आया कि मिर्ची को सबसे पहले कौन लाया? आया है, आप देखिएगा, हम आपको सॉल्व कराएंगे, 2016 के पेपर में आया है। तो मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन में दिया था दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अमेरिका सही होगा, ध्यान रखिएगा। टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आया है। टमाटर, आलू, अगली बार हो सकता है पूछ ले आपसे अमरूद कहाँ से आया है या चाय कहाँ से आई या मूंगफली, तो ध्यान रखना है ये सब चीजें कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। गोभी मटर कहाँ से आया, तो भी आपसे पूछा जा सकता है। गोभी मटर कहाँ से आया, यूरोप से आया, पूछा जाएगा, आप देखिएगा जब पेपर आपके सामने होगा। असम में चाय होती है। कॉफी, बीन्स और भिंडी कहाँ से आया है, तो ये अफ्रीका से आया है। ठीक है, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनेगा। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे बूंद बूंद दरिया दरिया। तो घड़ीसार क्या है? घड़ीसार एक 650 साल पुराना तालाब है। ये हमने आपको पढ़ाया था, अभी एक क्लास हुई थी उसमें। सर का मतलब क्या होता है? तालाब। ठीक है, घड़ीसार, इसे जैसलमेर राजस्थान के राजा किसने बनवाया था? घड़सी ने बनवाया था। ये आपने नई चीज आज पढ़ी होगी। इस तालाब के घाट पर एक स्कूल भी है जहां बच्चे पढ़ने आते थे। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे और वे पानी बरसने पर एक अकेले तालाब से भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, और कभी कभी वो भी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ के लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए थे। ध्यान दीजिएगा, तालाब और जोहड़ एक तरीके का तालाब ही होता है। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत जैसे बावड़ी तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगहों पर लोग जश्न मनाते हैं, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग पूजा करते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है, किससे कुएं सूख रहे हैं। अब झीलें कम हो रही, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी उन्हें सीमेंट से कवर कर दिया जा रहा है। ये भी रीजन है पानी कम होने का। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं हुई, इस इलाके में सूखा पड़ा था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आया नहीं अभी तक लेकिन बन सकता है। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था, वहां सफाई की गई। मिलजुल कर बावड़ी में से लगभग 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकला। 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकला। फिर क्या हुआ? वहां के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यास से कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पिया। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई, बावड़ी को फिर लोग भूल गए। अलबिरूनी हजारों साल पहले भारत आया। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन आया? ध्यान रखना है। और कहाँ का निवासी था, कहाँ से आया? तो ये उज्बेकिस्तान से आया। उसने बहुत ही बारीकी से चीजों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बनाते थे। अलबिरूनी के जन्म के 1000 साल बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ क्या है? तो एक संस्था है जो पानी के इंतजाम में लगी रहती है। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था से मिलकर के तालाब बना लिया। ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है यहाँ पे पानी के प्रयोग। वो वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती है वे पानी में तैरती रहती हैं, और वो वस्तुएं जो अपने पानी से कम हटाती है डूब जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया नींबू करके, वो हम आपको कराएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा क्या जा रहा है? वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे तैरती रहती हैं, जो अपने भार से कम पानी हटाती है वे डूब जाती हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने से क्या होता है? पानी भारी हो जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है नींबू जैसी चीज को पानी में डूब जाती, मतलब नींबू भी पानी में डूब जाएगा और वह भी तैरने लगती है। ठीक है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। पूछा गया क्वेश्चन है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यहां पे ये कहा जा रहा है कि नींबू जैसी चीज जो पानी में डूब जाती है वो भी तैरने लगती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इतना नमकीन कि मृत सागर जो है ये नमकीन सागर है, इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक मिलता है। समझिए आप, 1 लीटर पानी से 300 ग्राम नमक। मृत सागर में इंसान तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मलेरिया में क्या होता है? बुखार, कपकपी और ठंड देकर आता है। यानी मलेरिया में क्या होता है? हल्का ठंड लगती है बुखार के साथ साथ। मलेरिया की दवाई बहुत
पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया की दवाई किससे बनती है, किसकी पेड़ की छाल से बनती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रोग में होता क्या है, बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। हीमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल हूबहू ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा मिलता है लोहा। ठीक है, तो आयरन जो है गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा मिलता है आयरन। ध्यान रखना है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन जो देगा आपको उसके हिसाब से देखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। मक्खियों से बीमारियां होती हैं जैसे पेट की बीमारी। काई क्या है, काई एक प्रकार का पौधा जो वर्षा के मौसम में दिखता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया मच्छरों से होता है, इस बात की पुष्टि सबसे पहले किसने की, तो रोनाल्ड रोस ने। इसको नोट डाउन करिएगा। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। वैसे तो बहुत लोगों को मिला होगा, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपको ऑप्शन में मिलता है रोनाल्ड रोस, तो आपको ध्यान रखना है इनको 1902 में मिला था। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मादा एनोफ्लीज के काटने से होता है। ठीक है, एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे जो नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे उन्हें एनीमिया हो गया था। यह स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से बढ़ते नहीं है, इनका ऊर्जा स्तर कम हो जाता है और पढ़ाई में मन कम लगता है। स्कूल में अब हेल्थ चेकअप होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आया है, इससे क्वेश्चन आया है 19वां पॉइंट। सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबालकर और छानकर दवाइयां बनाते थे। चैप्टर नंबर 9 देखिए, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ना पर्वतारोहण या ट्रैकिंग कहा जाता है। पहाड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया को, पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पर्वतारोही कहते हैं। वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए किया जाता है उसको पिट ऑन कहते हैं। छोटी छोटी मगर अच्छी अच्छी बातें उनको आप नोट करिएगा। चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। तो चट्टानों पर चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, रॉक क्लाइंबिंग। एक तरह का हुक जिससे रस्सी लटकाई जाती है उसको स्लिंग कहते हैं। पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहते हैं। ठीक है, एडवेंचर्स कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां आप वैसे तो जानते होंगे, दूसरों का सामान उठाने में मदद करना, दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया और आएगा भी तो आप कर लेंगे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। तो भारत में पूछे तो पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिनका नाम था बछेंद्री पाल। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी देते हैं। टेकला गांव कहाँ है, 1600 मीटर ऊंचा है, ये राजस्थान में है। एक स्थान है झलवार, वहां पे है ये। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खोटे गाड़ कर रस्सों के साथ खड़े थे 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर। चलते समय हमारे शरीर का कोड कितना होना चाहिए, 90 अंश। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में 45 दे देगा, 180 दे देगा। अब एनसीईआरटी में कहा जा रहा है तो आंसर वो सीटेट का पेपर जो आएगा इसी हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, चलते समय हमारे कोड का कितना, हमारे शरीर का जो कोड है कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री कमर सीध में होनी चाहिए। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक में गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल की नकुरी गांव के रहने वाली थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। कहां से, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। इनके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए इनको चुना गया। 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पे रखा था। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेपाली नाम क्या है, तो सागरमाथा।
इनके साथ एक साथी भी था। दो लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, चोटी पर जगह नहीं थी, तो इन्होंने पहले कदम रखा, इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और तस्वीरें ली और करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। खास बात है, नोट कर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले कमेंट में आपको प्रीवियस क्लासेज के लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ पे बोलती इमारतें। पहले ही पॉइंट से क्वेश्चन सीटेड 2018 में पूछा गया था। गोलकोंडा किला कहाँ है, तो ये हैदराबाद में। बनवाया किसने था, ये क्वेश्चन आया था सीटेड 2018 के पेपर में, तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, उसे बेसल्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज है। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक राज्य किया। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और वहां दूसरे राजाओं का राज्य था। ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीजें देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था और असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने किले के बाहर रहा। किले के चारों ओर मोटी दीवारें और एक गहरी खाई थी, जिसके कारण वो आक्रमण नहीं कर पाया। औरंगजेब असफल रहा। तो आपसे अगर पूछे कौन असफल रहा, इतिहासकार नहीं सॉरी, कौन सा व्यक्ति या कौन सा राजा इस तरीके से पूछे असफल रहा, ठीक है, तो औरंगजेब। कांसे की चीजें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। 4 बार क्वेश्चन में सीटेड में आया है, यकीन न हो तो पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तांबा और टिन मतलब तांबा और टिन, बस यही आपको लगाना है। जुलाई वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है, यहाँ जो भी कुछ बोलता है तो राजा के महल तक आवाज सुनाई देती है। खुदाई से काफी चीजें मिली, जैसे बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। बर्तन के टुकड़ों को संभालकर शीशे की अलमारी में रखा जाता था। मल्लापुरम जिला कहाँ है, तो ये केरल राज्य में है। चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई है। पुराने समय में लोग चमड़े के थैले में पानी भरकर ले जाते थे। अभी भी आपने देखा होगा कुछ ट्रक या बस के ड्राइवर्स रखते हैं ऐसा थैला, क्यों, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। अब सुनीता अंतरिक्ष में चैप्टर नंबर 11। पृथ्वी गोल है, एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यान कहते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती, जैसे आप गेंद को उछालें तो ऊपर जाएगा, ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गेंद को आप नीचे भी ऐसे ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे जमीन में टकराएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर यह केवल नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में व्यतीत की। जब वे भारत आई तो हजारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। शिक्षकों के लिए रुचिकर बुक है। बुक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ वी फाउंड द अर्थ इन राउंड बाई ISSAC, ठीक है। भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राजील के लोगों के ऊपर हैं गुरुत्व के कारण। अब सुनीता के अनुभव क्या है, स्पेस में वहां एक जगह टिककर बैठ नहीं पाते थे। स्पेसिस में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी तक नहीं रुकता था, बुलबुले बनके तैरा करता था। चेहरा या हाथ में धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था और कपड़ा गीला करना पड़ता था। वहां कभी करने की जरूरत नहीं थी। यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सुनीता के अनुभव बच्चों को पृथ्वी का गुरुत्व समझने में सहायता करेंगे, ठीक है। और सुनीता ने उड़ान यहाँ पे लिखा है 9/12/2006 को भरी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में गई थी। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है, हवा उसकी चाल कम कर देती है। सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता। यहां से भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टूटता तारा यानी उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है, क्वेश्चन पूछा गया है।
ये भी पूछा गया है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, नील आर्मस्ट्रांग। सन 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला का नाम कौन है, पहली महिला का नाम क्या है, तो सुनीता विलियम्स। चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो, ठीक है। तो अदालज की बावड़ी कहाँ है, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज के लिए किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी और सीएनजी गैस भी पाई जाती है। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना पकाने वाली गैस। 5वां पॉइंट है यहाँ पे सीएनजी। सीएनजी मतलब होता है इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये वाहनों में इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित ईंधन है, इससे प्रदूषण न के बराबर होता है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों से और मशीनों से गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचते हैं। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का एवं गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें घुली मिली और छुपी होती हैं। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। खनिज तेलों से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे कोयला दिया था और उसका वही आंसर था कि निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल से संबंधित नहीं। तो खनिज तेल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम भी आता है, कोल तार भी आता है, ग्रीस भी आता है, कोयला नहीं आता, ध्यान रखना है। एलपीजी खाना पकाने की गैस है, आप सभी जानते हैं। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है उसको उपला यानी कंडा कहते हैं, आप जानते होंगे। चैप्टर नंबर 13 है। देखिए इसमें पहले पॉइंट में कहा जा रहा है अंग्रेजी में लोनर का अर्थ क्या होता है। लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है, ध्यान दीजिएगा, मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां से क्वेश्चन आया है कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों से होकर के आपको जाना पड़ेगा। तो दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। मनाली पहाड़ी इलाका है कहां, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को ही कहते हैं। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर, ढाल वाली छतों के घर और वे बर्फ से ढके रहते हैं। लद्दाख में झूले झूले का मतलब है स्वागत स्वागत। ताशी का घर 2 मंजिल है, घर पत्थरों का है, दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए, ज्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। अब ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको पता है? ये 4 ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे कूट दिए होंगे, पहले ऑप्शन में होगा पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही। इसलिए ये जानकारी आपको पता होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान लद्दाख में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं। ये सर्दियों के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांगपा नाम की प्रजाति है, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चांगपा जनजाति के बारे में सही नहीं है या सही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा भेड़ बकरी के साथ घूमा करते हैं। चांगपा लोग घुमंतू होते हैं जो हमेशा एक जगह पे नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती
होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ज्यादा और नरम होंगे। ये लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। चांगपा लोग अपने हर चीज अपने घोड़ों और याक पर रखते हैं, यानी अपने जो भी उनके सामान होते हैं घोड़े और याक पर ही रखते हैं। उन्हें 2 से ढाई घंटे अपना डेरा समेट कर निकलने में लगता है। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि चांगपा अपने टेंट को किस नाम से पुकारते हैं? रेबो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं जो ठंडी बर्फीली हवाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चांगपा लेखा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मतलब ऑप्शन में दिया होगा कि, तो आपको ध्यान रखना है कि रेबो के पास भेड़ बकरियों के रखने के लिए जो जगह होती है उसी को चांगपा लेखा कहते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह बनाता है। बच्चे यानी औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन करके काउंटिंग करके चराने ले जाती हैं और फिर लौट करके भी गिनती करती हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ पे हैं तो कुछ पानी में भी हैं। कश्मीर में हर गली में बेकरी है। ये कश्मीरी रोटी नहीं बनाते, बेकरी से खरीद कर खाते हैं। कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। ये बहुत पतली होती है फिर भी गर्म होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कितने स्वेटर के बराबर होती है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में 10 भी दे देता है, तो ये 6 स्वेटर के बराबर होती है। आगे और कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको बनने में कितना समय लगता है। तो 6 स्वेटर के बराबर ये गर्म होती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर मिलती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बकरी के ऊपर यानी बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इन बालों को बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं। इसका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इसका एक बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होंगे। ये शाल बुनकर लोग अपने हाथों से बुनते हैं। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्मीना शाल को ये कितने गर्म स्वेटर के बराबर होती है और कितना समय लगता है। तो NCERT कहता है 250, जबकि अगर आप अरिहंत या किसी और बुक में देखेंगे तो कई बार इसका आंसर गलत दिया रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको 250 मतलब 250। ठीक है, हाउस बोट मतलब इसको बनने में बुनने में कितना समय लगता है? तो 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, तब 1 साल बन पाती है। 250 घंटे समझ पा रहे हैं आप? कितने दिन हो गए काउंट करिएगा। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। यानी यहाँ से आपको एक चीज जानकारी मिल रही है कि डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। प्रश्न पूछा गया है। होती कैसी है? तो ये अंदर से कई कमरों के जैसे दिखती है। लकड़ी पर सुंदर डिजाइन होती है। ये हाउस बोट की सीलिंग पर होती है। इस डिजाइन को खत्मबंद कहते हैं। तो खत्मबंद क्या है? एक प्रकार की डिजाइन है ये, जो कि जिक्सा पैटर्न पे होती है। जिक्सा क्या है हमने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें हम डैब कहते हैं। इतने सुंदर पैटर्न बना रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है जब धरती कांपी। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, आप सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है? धरती हिलने लगती है। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था। तो भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है, बाहर खुले मैदान में जाएं। घर से बाहर नहीं निकल सकते तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मैट के नीचे छिप जाएं, उसको कसकर पकड़ लें जब तक हिलना डुलना बंद ना हो जाए। सुबह के समय 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद में भी भूकंप आया था। इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। शाम तक 250 निकाले गए। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। चैप्टर नंबर 15 देखिए, उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है? तो जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहां से भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे अरे ये तो पॉलिटी से आ गया,
ठीक है, पॉलिटी से नहीं है, हालांकि है पॉलिटी से, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप ये मत कहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, पर्यावरण में ये कहाँ से आ गया है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है बालिश्ता एक काल्पनिक पात्र है जिसे एक बेवकूफ बुद्धू से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। सर्दियों में हाथों पर फूंक मारने पर गर्माहट का एहसास होता है। गर्म वस्तुओं को फूंक मार करके ही ठंडा किया जा सकता है। फूंक का इस्तेमाल तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सीटी आदि बजाने में किया जाता है। सांस गर्म होती है, सीना ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो इससे हम हृदय की धड़कनों को सुनते हैं और गिन सकते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम। तो सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशील हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। आपको ये बस ध्यान रखना है कि गांधी जी के करीबी साथी भाई महादेव भाई दसाई थे। ठीक है, और उनका बेटा नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहता था। नारायण यानी बाबला, ये 11 साल का था। भीमराव अम्बेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। इन्हीं की अगुवाई में भारतीय संविधान तैयार हुआ। तो आपको ध्यान रखना है किसकी अगुवाई में तैयार हुआ संविधान, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नारायण गांधी जी के साथ साबरमती में थे, वहां सबका अपना अपना काम था। इनका एक काम था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। उस समय एक ही समाज का यह काम था, पर गांधी जी ने यह अछूत वाली सोच दूर करने के लिए खुद सफाई का जिम्मा उठाया। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में भी गांधी और महादेव भाई ने यह काम किया। फांदली दीवार चैप्टर नंबर 17, लिंग भेद का मतलब है लड़के और लड़की में भेदभाव करना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है इससे भी क्वेश्चन बनता है। कहा जा रहा है लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई लिखाई या क्षेत्र का क्षेत्र हो या फिर खेल कूद का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अफसाना मंसूरी मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये मुंबई में है। सोलापुर भी मुंबई। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, इसी पैटर्न पे ये 3-4 बातें लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बच्चों को यह समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वे अपनी खेलने की योग्यता से जाने जाते हैं, ना कि जात या आर्थिक स्तर से। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रेया का जन्म हुआ। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। यहाँ बड़ों के साथ काम करके छोटे छोटे बच्चे भी काम करना सीख जाते हैं, जैसे बांसुरी बजाना वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो इसलिए इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डामर को कोलतारा कहा जाता है, आप जानते होंगे। चैप्टर नंबर 19 देखिए, किसानों की कहानी, बीच की जुबानी। तो वानगाम कहाँ है, गुजरात में है। बाजरे का जन्म वानगांव में हुआ था। वानगाम, ठीक है। वानगाम अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर रखते थे। बीजों को नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती हैं। उधुयू क्या है, तो एक प्रकार की सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयलों के अंगारों के बीच में पकाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। गुजराती में उधुयू का मतलब होता है उल्टा, भाई उल्टा पकाया जाता है, इसीलिए। एक ही तरह की ये भी प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल हूबहू इसी लाइन से प्रश्न पूछा गया है। एक ही तरह की फसल उगाने से, कई प्रकार रासायनिक प्रयोग करने से क्या होता है, तो जमीन बंजर हो जाती। देहरी गांव कहाँ है, गुजरात में है। क्रोटोन पौधों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती। क्रोटोन की पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, तो इसी से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की आवश्यकता है। केचुए जमीन में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बन जाती है। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। तो केचुए को किसान का मित्र कहा गया है। झारखंड में कुडुक एक आदिवासी समुदाय है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल्स स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर
अपनी जिंदगी बदल दी, और इसमें एक नाम आता है अनीता कुशवाहा का भी, ठीक है। शूरमणि हर रविवार को जंगल में बच्चों को ले जाती है। इन जंगलों में घूमते समय वह बच्चों को वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। शूरमणि का पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, जहाँ से आया है और आ सकता है वो हम आपको बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। शूरमणि जब 21 साल की थी तो उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद करके एक केंद्र खोला था। इसका नाम क्या था? तो नाम आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इसका नाम तोरांग था। कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 है, इससे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कानून जो है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं एक जगह पर, तो उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक रहेगा। जंगल का संरक्षण वही की ग्राम सभा करेगी। एक टीन बीज से हम जितनी जमीन में बीते हैं उसको हम एक टीन जमीन कहते हैं। मिजोरम राज्य में झूम खेती होती है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती करने का एक तरीका है, निराला तरीका है। इसमें क्या होता है ये भी क्वेश्चन आया है, पॉइंट नंबर 18 और 18 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। जब खाली पड़ी रहेगी जमीन, परती भूमि, तो उसमें कुछ ना कुछ खरपतवार आ जाएगा, है ना। फिर उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। कहा जा रहा है बस गिरकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद का काम करती है, ऐसा वहां के लोगों का मानना है। तो जब जमीन तैयार हो जाती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे जमीन उपजाऊ बनती है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। चेराओ नाच भी किया जाता है। तो इस बार क्वेश्चन आया था चेराओ नाच कहां से संबंधित है? तो चेराओ नाच मिजोरम से संबंधित है। सीटेट दिसंबर में क्वेश्चन आया था, शायद 19 में, ठीक है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। किसकी झलक किसकी छाप, चैप्टर नंबर 21। यहां से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, तो हम स्किप करते हैं इसको। कहा जा रहा है पोलियो जैसी वायरस जनित बीमारियां जन्मजात नहीं होती। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो पोलियो वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। आगे देखिएगा, और ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रोगर मेंडल का जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। बीज या तो चिकना होगा या खुदरा, पौधा पीला होगा या हरा, पौधे का तना या तो लंबा होगा या तो नाटा। ये सब मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड आधारित चीजें हैं। चैप्टर नंबर 22 है फिर चला काफिला। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है, ध्यान रखना है। पूरण चोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं जिसे तीखी कढ़ी के साथ खाया जाता है। तो पूरण चोली क्या है? पूरण चोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं। ऐसी मशीन जो जमीन के नीचे पानी को बाहर निकालने का कार्य करती है उसको ट्यूबवेल कहते हैं, आप सभी जानते हैं। वह कर्ज वसूल करने वाले को मुकादम कहा जाता है। काफिलों में लोग पलायन करते हैं। परिवारों का यह काफिला गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो, और इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की पर्यावरण की वीडियोस कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और साथ ही साथ पैडागॉजी के क्वेश्चंस में आप गलत ऑप्शन को कैसे हटाएंगे, कैसे सही ऑप्शन को पकड़ेंगे, और ट्रिक वाले वीडियोस अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आए हैं जो कक्षा 3, 4, 5 की किताबों से हैं।
तो इसको जरूर हम शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर करिए वीडियो को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे तो उनको देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।